कभी सोचा है इंडिया जैसा डेमोक्रेटिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, देश में सबसे ज्यादा यूथ, फिर भी देश के अंदर एक 50 साल से एक इंटरनल वॉर चल रही है। और एक ऐसी वॉर जिसमें ना पाकिस्तान है, ना चाइना है, ना अमेरिका, बस इंडियंस वर्सेस इंडियंस। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें गवर्नमेंट फेल हुई, सिस्टम फेल हुआ, डेवलपमेंट फेल हुआ और लोगों का भरोसा टूट गया। इस वॉर का नाम है नक्सलिज्म। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ, कैसे इतना वायलेंट हो गया, कैसे सरकार ने इसको फ्यूल किया, कैसे आदिवासी लोग इसकी बैकबोन बन गए और आज की डेट में नक्सलिज्म की रियलिटी क्या है। इंडिया 1960s में बहुत अलग था। गरीबी, इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन, ये सब पीक पर था। कहने को इंडिया आजाद हो चुका था, बट गाँव की रियलिटी कुछ और ही थी। सारी जमीन जमींदारों के पास थी, किसान बस उसमें काम करके एक्सप्लॉइट हो रहे थे और उसमें भी जो दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज थे वो सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड थे। लैंड रिफॉर्म्स फेल हो रहे थे, पुलिस जमींदारों का साथ दे रही थी, नॉर्मल किसान की बात तो कोई सुनने को ही रेडी नहीं था। और इसी फ्रस्ट्रेशन की आग में एक चिंगारी गिरती है 1967 में। दार्जिलिंग जिला का एक छोटा सा गांव नक्सलबारी, यहाँ पर आदिवासी किसान जमींदारों के एक्सप्लॉइटेशन और झगड़े से बहुत परेशान थे। एक दिन जमींदार के लोग एक आदिवासी को डरा धमका रहे थे। गांव वालों ने विरोध किया, फिर पुलिस आई, टेंशन बढ़ी और एक गोली जाकर एक आदिवासी को लग गई, जिसकी वजह से माहौल जो था वो और गर्म हो गया। गांव के लोग तीर धनुष और हथियार उठाकर जमींदार की जमीन पर कब्जा करने लगे, जिसकी वजह से फिर फायरिंग हुई और एक गोली जाकर एक प्रेग्नेंट वुमेन को लग गई, जिसकी वजह से वहां का पूरा इलाका भड़क गया। स्टार्टिंग में एक ऑर्गेनिक रिबेलियन था, इसमें कोई कम्युनिस्ट लीडर नहीं था, लेकिन जैसे ही न्यूज कोलकाता पहुंची तो दो बड़े नामों की एंट्री होती है, चारू मजूमदार एंड कानू सान्याल। जिसके बाद इन लोगों ने ग्राउंड पर जाकर नक्सलबारी रिवोल्ट स्टार्ट कराया। पुलिस आई, गोली चली, बहुत लोग मारे गए, लेकिन लास्ट में ये आंदोलन फेल हो गया। जिसके बाद इंडिया में लेफ्ट मूवमेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते थे। दूसरा सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये लोग रेडिकल लाइन को फॉलो करते थे। और बंगाल में एक तीसरा थिंकिंग ग्रुप धीरे धीरे बनता जा रहा था, जिसका मानना था कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से क्रांति नहीं आएगी, असली क्रांति बंदूक से ही आएगी। और इस थिंकिंग के चीफ थे चारू मजूमदार, जिन्होंने 8 हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स भी लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है, कैसे लोगों को ट्रेन करना है और भी सारी टेक्निक, जिसमें इंडिया के अंदर बंदूक उठाकर क्रांति लाई जा सके। तो अब सवाल ये है कि चारू मजूमदार ने अपनी फोर्स कैसे तैयार की। तो उसका फंडा सिंपल था। पहले वो यूथ को रिवोल्यूशनरी स्टोरी सुनाता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। जिसके बाद फिर बंगाल की यूनिवर्सिटीज में पोस्टर, पैम्पलेट ये सब बांटे जाने लगे, अंडरग्राउंड मीटिंग होने लगी। जिसके बाद ये फिर धीरे धीरे ट्राइबल एरियाज में पहुंचने लगे। नक्सल्स ट्राइबल्स के सामने एक सिंपल ऑफर रखते थे कि सरकार तुम्हें कुछ नहीं देगी, पुलिस और कॉन्ट्रैक्टर्स तुम्हें लूट रहे हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हें इज्जत भी देंगे, पुलिस से भी बचाएंगे, बस तुम हमारा साथ दो। और ट्राइबल्स पहले से ही बहुत दबे कुचले थे, उनके पास स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, रोड्स नहीं थे, तो वो नेचुरली नक्सल्स के साथ हो गए। और फिर नक्सल्स ने उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे वो धीरे धीरे नक्सल्स को अपना प्रोटेक्टर मानने लगे। और फंड के लिए नक्सल्स का सबसे बड़ा इनकम सोर्स था माइनिंग कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, फॉरेन ट्रेडर्स, ये इनसे एक्सटॉर्शन मनी लेते थे। उनको सेफ्टी चार्ज देना ही पड़ता था, वरना उनकी मशीन जला दी जाती थी, उनके वर्कर्स को या तो मार दिया जाता था या फिर किडनैप कर लिया जाता था। इसके अलावा ये फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का भी टैक्स लेते थे और इनके एरिया में इलीगल माइंस भी चलती थी, जिनका इन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता था। और यहाँ पर सरकार ने भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी कि उन्होंने इंसर्जेंसी को पुलिस से लड़ने की चीज समझा। पर यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था, इसका रूट कॉज गरीबी और एक्सप्लॉइटेशन था। नक्सल्स का मेन गोल था इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटाकर एक कम्युनिस्ट रूल लाना, जहां पर पावर इलेक्शन से नहीं बल्कि बंदूक से चले। उनका मानना था कि सरकार, पुलिस और जमींदारों ने ट्राइबल्स और किसानों को हमेशा एक्सप्लॉइट किया है, इसलिए उनका पहला स्टेप था कि जंगल और ट्राइबल एरियाज में अपना कब्जा बनाना, पुलिस को वहां से दूर रखना और जमींदारों को हटाना। फिर छोटे छोटे लिबरेटेड जोन्स बनाना और बाद में इन जोन्स को जोड़कर एक पीपल्स गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। 1970 तक ये आंदोलन बंगाल के जंगलों से निकलकर बिहार और छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया। अर्बन यूथ बंदूक उठाने लगे, उनको लगता था कि यही असली क्रांति है। इंदिरा गांधी की सरकार ने क्रैकडाउन स्टार्ट करा, कई लीडर्स पकड़े गए, कई अंडरग्राउंड चले गए। चारू मजूमदार को भी अरेस्ट करा गया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन तब तक चारू मजूमदार का आइडिया जंगल में जड़ पकड़ चुका था और 1980 आते आते ये आइडिया साउथ इंडिया के जंगलों में पहुंच चुका था और वहां पर भी एक बड़ा नाम सामने आया, कोंडापल्ली सीतारामैया। और 1990 तक तो ये मूवमेंट एक नेटवर्क बन चुका था। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरी बेल्ट एक रेड कॉरिडोर नाम से फेमस हो चुकी थी। यहाँ पर नक्सल्स ने अपनी एक पैरेलल सरकार बना ली थी। ये अपने कब्जे वाले इलाके में अपने रूल्स चलाते थे, वो अपनी जन अदालत लगाते थे और उसमें फैसला सुनाते थे। ये मूवमेंट शुरू तो एक ही आइडियोलॉजी से हुआ था, लेकिन लीडरशिप के बीच डिफरेंसेस के चलते ये जो मूवमेंट था वो टूट गया कई ग्रुप्स में, जैसे एमसीसी, पीडब्ल्यूजी। हर ग्रुप का तरीका अलग अलग था, कोई पॉलिटिकल लाइन फॉलो करता था तो कोई बस बंदूक उठाकर ही लड़ना चाहता था, जिसकी वजह से ये लोग कई सालों तक अलग अलग ऑपरेट करते रहे और जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत वीक हुई। बट 2004 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब दो बड़े ग्रुप एमसीसी और पीडब्ल्यूडी ने एक आपस में मर्ज किया
और इस मर्जर के बाद उनके मैन पावर, हथियार, फंड्स, ट्रेनिंग ये सब और ज्यादा बढ़ गए और जिसके बाद इन लोगों ने इंडिया के कुछ सबसे बड़े और डेडली अटैक करे। जैसे 2010 का दांतेवाड़ा अटैक जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, दांतेवाड़ा बस बॉम्बिंग जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए, राजनंदगांव और सिल्दा कैंप अटैक जहां पर पुलिस एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस पर ब्रूटल एम्बुश किए गए, 2005 का जहानाबाद जेल ब्रेक जहां पर 300 से ज्यादा कैदियों को भगा दिया, 2014 का छत्तीसगढ़ अटैक जिसमें 15 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। और ये अटैक ये दिखाते हैं कि मर्जर के बाद नक्सल्स की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ब्रूटैलिटी कितनी तेज बढ़ गई थी। और इतने सारे अटैक्स के बाद सरकार को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट जस्ट एन इंसर्जेंसी, दिस इज अ वॉर। और सरकार ये भी समझ गई कि सिर्फ बंदूक से ये जंग नहीं जीती जा सकती, अब डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। जिसके बाद सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चालू किया, कई स्कीम्स लेकर आई, कई पॉलिसीज भी लेकर आई, जैसे सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जिसमें हजारों नक्सल्स ने अपनी बंदूक छोड़ी। रोड, स्कूल, हेल्थ केयर, मोबाइल टावर ये सब लगने लगे और नक्सल्स के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरिया हैं वहां पर भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू करे गए और फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट कमजोर होने लगा। कई बड़े लीडर्स मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर किया। अभी कुछ दिन पहले हिडमा भी मारा गया। लीडरशिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कुछ मिड लेवल के लीडर्स अभी एक्टिव हैं बट कोई भी बड़ा नाम नहीं बचा है और लड़ाई बस कुछ पॉकेट में बची है, जैसे सुकमा, दांतेवाड़ा, बीजापुर, गढ़चिरौली। ड्रोन्स, एआई बेस्ड ट्रैकिंग, हेड सिग्नेचर और इंटरसेप्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी ये सब गेम चेंज कर चुके हैं। और हिडमा के एनकाउंटर के बाद लीडरशिप का वैक्यूम क्लियरली विजिबल है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बोला था कि 2026 तक वो नक्सलिज्म को इंडिया से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में पूरा जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो या तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे या फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। मतलब जो टॉप स्ट्रक्चर है उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया जाएगा। जहां पर नक्सल गवर्नमेंट चल रही है उसको एकदम क्लीन अप किया जाए। रोड्स, मोबाइल टावर्स, हॉस्पिटल्स और फॉरेस्ट डेवलपमेंट है, इसमें तेजी से काम करा जाएगा। और अब लोकल सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। आज से 10 साल पहले 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट थे, अभी 45 से कम बचे हैं और 2026 तक टारगेट है कि 5 या फिर 6 के नीचे ही ले आना है। एक इंसर्जेंसी तब खत्म हो जाती है जब लीडरशिप खत्म हो जाती है। हिडमा मारा गया है और कोई बड़े नाम अभी बचे नहीं है। रिक्रूटमेंट स्टॉप हो गया है, फंडिंग भी बहुत हद तक रोक दी गई है और आदिवासी यूथ अब स्कूल जा रहे हैं, जंगल नहीं। ड्रोन्स, थर्मल कैमरा, सैटेलाइट जंगल में हाइड आउट इम्पॉसिबल कर रहे हैं। मूवमेंट ऑलमोस्ट एंड गेम में है। बट अगर इस देश का कोई वॉर सबसे साइलेंट, सबसे लॉन्ग रनिंग और सबसे पेनफुल था तो वो था इंडिया वर्सेस नक्सलिज्म। बट फाइनली अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है।